ग्रामीण क्षेत्र अधिवास के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह ग्रामीण अधिवास 4 भागों में बटे हुए होते हैं और उनके अलग अलग प्रतिरूप होते हैं और ग्रामीण क्षेत्र अधिवासों में क्या क्या समस्याएं होती हैं। अब आता है नगरीय अधिवास। शहरों में रहने वाले लोग किस तरह निवास करते हैं, किस तरह का अधिवास बनाते हैं और कैसे वहाँ अधिवासों में उनका रहना, वहाँ सुविधाओं का होना क्या होता है। अब आता है नगरीय अधिवास। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक नगरीय अधिवास नगर की उन विशेषताओं पर निर्भर करता है जिसके कारण नगर मुख्य रूप से केंद्र बनता है, जैसे औद्योगिक केंद्र हो, व्यापारिक वाणिज्यिक केंद्र है, नगर शिक्षा का केंद्र हो या अन्य प्रशासनिक कारणों से नगर कि सबसे पहले आता है कि नगरीय अधिवास में इस बात पर निर्भर करता है कि नगर में जो अधिवास किया गया है वो उसका केंद्र क्या है, उसका किस कारण से वो नगर बना। औद्योगिक क्षेत्र था या शिक्षा का बड़ा केंद्र था या कोई बड़ी धार्मिक नगरी है या अन्य कोई व्यापारिक वाणिज्य का केंद्र रहा। नगरीय अधिवासों की कुछ विशेषताएं होती हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। नंबर 1, उच्च जनसंख्या घनत्व वहाँ पाया जाता है। त्वरित गतिशीलता, पक्की सड़कें, पक्के मकान, रोजगार की उपलब्धता, यातायात के सार्वजनिक साधन, उच्च शिक्षा एवं गहन चिकित्सा और अधिक 7.70% से अधिक जनसंख्या का 50 से 70% से अधिक जनसंख्या का गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होना, जटिल श्रम विभाजन और सामाजिक प्रगाढ़ता एवं संबंधों का अभाव, सामाजिक एवं आर्थिक अंतर। कि देखो नगरीय, अभी हमने ग्रामीण अधिवासों के बारे में पढ़ा था कि वहाँ यातायात के साधन नहीं थे, वहाँ शिक्षा उपलब्ध नहीं थी, वहाँ जो संचार के साधन नहीं थे। वो सारी चीज़ें शहरों में उपलब्ध होंगी, वो नगरों में उपलब्ध होंगी, लेकिन उन सब के साथ साथ एक चीज़ है कि वहाँ सामाजिक और आर्थिक अंतर मिलेगा और सामाजिक प्रगाढ़ता या संबंधों में अभाव होगा। ये सारी चीज़ें हैं। जनसंख्या घनत्व भी है, वहाँ सड़कें भी हैं, गतिशीलता भी है, यातायात के साधन भी, सब चीज़ें वहाँ की मिलेंगी। नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। नगरीय, जैसे हमने ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण किया था 4 भागों में, इस तरह नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण भी हमने निम्न आधार पर किया है: जनसंख्या का आकार, मानव व्यवसाय, प्रशासनिक ढांचा और आवश्यक दशा। तो सबसे पहले आता है जनसंख्या का आकार। कि जनसंख्या आकार के आधार पर हमने नगरों को एक अलग श्रेणी में दिया है। नंबर 1, विश्व में के अलग अलग देशों में अलग अलग जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर बनाए गए हैं। जैसे इंग्लैंड में 250, आइसलैंड में 300, कनाडा में, वेनेजुएला में 1000, अर्जेंटीना में 2000, संयुक्त राज्य अमेरिका में 2500, भारत में 5000, जापान में 3000 व्यक्ति निर्धारित हैं। भारत में 5000 जनसंख्या के अतिरिक्त जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए एवं प्राथमिक व्यवसाय में कितने लोग लगे हुए हैं ये भी देखा जाता है। कि जनसंख्या अलग अलग जनसंख्या घनत्व के आधार पर इंग्लैंड में 250 व्यक्ति, 300, आइसलैंड में 300, अलग अलग, भारत में 5000, जापान में 3000। और लेकिन इन सब भारत में 5000 जनसंख्या के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है या उसके अलावा कितने लोग प्राथमिक व्यवसाय में भी लगे हुए हैं। मानव व्यवसाय अथवा व्यवसाय की संरचना। विश्व के विभिन्न नगरों में रहने वाले लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, ये महत्वपूर्ण है। नगरों में रहने वाले लोग गैर कृषि कार्यों में संलग्न होने चाहिए। जैसे कुछ देशों में 50% से अधिक जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में से अलग होना जरूरी है। भारत में 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न होना जरूरी है, उसको नगरीय श्रेणी में माना जाता है। तीसरा है प्रशासनिक ढांचा। कुछ देशों में नगरीय अधिवास बनाने के लिए प्रशासनिक ढांचे को ही मानदंड माना जाता है। जैसे भारत में किसी नगर में नगर पालिका है, छावनी बोर्ड होना चाहिए। ब्राजील, बोलिया में जनसंख्या के आकार के स्थान पर प्रशासनिक केंद्र को नगरीय
कि भारत में नगर किसको कहेंगे, जहाँ नगर पालिका है, नगर निगम है, उनको नगर की श्रेणी में लाएंगे। लेकिन छावनी बोर्ड होगा, नगर परिषद होगी, तो ये सारी चीज़ें निर्भर करती है एक नगर बनाने के प्रशासनिक कारणों से। और चौथा है आवश्यक दशाएं। विश्व के बहुत से नगर केंद्र विभिन्न अन्य कार्यों जैसे व्यवसाय केंद्र के आधार पर, आवश्यक दशाओं के आधार पर, औद्योगिक केंद्र है, समुद्री पत्तन है, सेना का नगर है, पर्यटन का केंद्र है, धार्मिक केंद्र है, शिक्षा केंद्र। जो अभी मैं बता चुका हूँ आपको कि किसी न किसी कारण से नगर बना होगा, वो उसकी दशा पर निर्भर करता है किस कारण से उस नगर का निर्माण हुआ है। नगरीय अधिवास में सबसे पहले आता है नगर। नगर किसे कहते हैं? 1 लाख से अधिक तथा 10 लाख से कम जनसंख्या वाले अधिवास नगर की श्रेणी में आते हैं। इसमें 50% अधिक जनसंख्या प्राथमिक कार्यों रहती है। महानगर 10 लाख से अधिक, इसमें औद्योगिक, प्रशासनिक, फिर तथा शैक्षिक गतिविधियों वाले नगर केंद्रित होते हैं, जैसे भारत में जयपुर, जोधपुर, कोटा आदि। सन नगर सन 1915 में गिडेजे ने इस शब्दावली का प्रयोग किया था। यह एक विशाल नगरीय निवास के काम में लिया जाता है, जैसे ग्रेटर लंदन, टोक्यो, शिकागो आदि। भारत में भी इस प्रकार के नगर हैं, जैसे दिल्ली, गुड़गांव, यानी कि एक बड़ा नगर जिसके नाम लेने पर। नेक्स्ट है चौथा, वृहद नगर। अंग्रेजी में इसे मेगापोलिस कहते हैं। इसका अर्थ होता है विशाल क्षेत्र। वृहद नगर, मेगापोलिस, मेट्रो। 1857 में जीन गोल्डमैन ने इस शब्द का प्रयोग किया था। यह नगर विशाल होते हैं, इनकी आबादी 50 लाख से अधिक होती है, यानी कि एक नगर की आबादी 50 लाख से अधिक होगी। विश्व में प्रमुख नगर जो इस श्रेणी में आएंगे उसमें ग्रेटर लंदन, टोक्यो, पेरिस, न्यूयॉर्क, मॉस्को, बीजिंग, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई आदि शहर इसकी श्रेणी में आते हैं। नगरीय आदिवासियों की समस्याएं। नगरीय आदिवास होते हैं, जैसा हमने अभी ग्रामीण आदिवासियों के बारे में पढ़ा था, ग्रामीण आदिवास होंगे, लेकिन ग्रामीण आदिवासियों में भी समस्याएं भी होती है। अब शहर में बहुत सारी सुविधाएं होंगी जो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी नगरीय आदिवासियों के में भी समस्याएं होंगी। तो समस्याएं कौन सी हैं? अत्यधिक जनसंख्या का घनत्व और नगरों का बढ़ता आकार। कि जैसे कि शहरों में बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व होता है और वो जनसंख्या घनत्व होने से उसके शहरों का आकार बढ़ता चला जाता है और वहाँ के लोगों को समस्याएं आती है। गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव, कि जब ज़्यादा लोग रहेंगे, साफ सफाई कम होगी, तो वहाँ गंदगी का माहौल होगा और शहरी क्षेत्रों के चित्र देखे जा सकते हैं। ये समस्या उनके सामने आती है शहरी में जो लोग रहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण, शहरी क्षेत्रों में पेड़ पौधों की कमी होती है। औद्योगिक क्षेत्रों के कारण धुआं निकलता है। विभिन्न प्रकार के वाहन चलते हैं, अन्य बहुत सारी मशीनें चलती हैं। इन सब के कारण कई प्रकार के प्रदूषण वहाँ होते हैं, चाहे वो पर्यावरण प्रदूषण हो, इनमें पर्यावरण प्रदूषण में चाहे वो स्वच्छता है, ऑक्सीजन की कमी है, वायुमंडल प्रदूषण हो रहा है, वहाँ पर ध्वनि का प्रदूषण हो रहा है, जल का प्रदूषण हो रहा है। ये सारे प्रदूषण के कारण पूरा पर्यावरण वहाँ शहरों में प्रदूषित दिखाई देता है। और चौथा बिंदु है समस्या का उपभोक्ता वस्तुओं का उच्च मूल्य। फिर शहरों में जो चीज़ें मिलती है, विशेषकर फल सब्जियाँ, वो महंगी होती है क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्रों में उगाई जाती है और वहाँ तक आते आते उनका किराया भाड़ा लग करके वो चीज़ें महंगी होती हैं। पांचवा बिंदु है समस्या का खाद्य पदार्थों में मिलावट। कि शहरी क्षेत्रों में व्यापारी लाभ कमाने के उद्देश्य से खाद्य पदार्थ मिलावट करते हैं, जिससे नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और अनेक बीमारियों का नगरीय क्षेत्र के लोगों को सामना करना पड़ता है। छठा है अपराधों का बढ़ता स्तर। रोजगार की तलाश में नगरों में युवाओं की संख्या बढ़ने से, विशेषकर पुरुषों की संख्या का बढ़ना, लिंग अनुपात का संतुलन बिगड़ता है।
युवाओं के द्वारा रोजगार की सही दिशा नहीं मिलने पर वे भटक जाते हैं और विभिन्न अपराधों को जन्म देते हैं और उनमें शामिल हो जाते हैं, जैसे अपहरण, दुष्कर्म, हत्या, लूट, चोरी। इन सभी दुराचारों में युवा शहरों के उनमें शामिल हो जाते हैं। तीव्र सामाजिक आर्थिक विषमता एवं सामाजिक असर। नगरों में मकान और संसाधनों की उपलब्धता के अंतर होने से सामाजिक आर्थिक विषमता दृष्टिगोचर होती है। जैसे एक तरफ गगनचुंबी विशाल वातावरण की इमारतें दिखाई देती है, वहीं दूसरी तरफ फुटपाथ पर खुले आसमान नीचे जीवन को संघर्ष करते दिखाई देते हैं। कि शहरों में आर्थिक और सामाजिक असमानता काफ़ी नजर आएगी। जैसे कि कुछ लोग तो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची मल्टी स्टोरेज बिल्डिंगों में रहते हैं, गगनचुंबी बिल्डिंगों में रहते हैं, मकानों में रहते हैं, और कुछ लोग आपको फुटपाथों पर या सड़कों पर सोते हुए नजर आएंगे। यानी कि कितना एक सामाजिक और आर्थिक अंतर शहरों में दिखाई देगा। जिस स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की कमी। नगरों में जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रदूषण बढ़ने से वहाँ नागरिक अस्वस्थ हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में सरकारी चिकित्सा सुविधा का आम जनता तक नहीं पहुँच पाना उनके लिए समस्या होती है। अभी हमने ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं पढ़ी थी कि वहाँ चिकित्सा सुविधाओं का अभाव होता है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में भी समस्याएं आती हैं, क्योंकि वहाँ प्रदूषण अधिक होने से लोग अधिक बीमार होते हैं और सभी लोगों तक सहकारी या सरकारी जो सुविधाएं होती हैं वो नहीं पहुँच पाती। उनको महंगी सुविधाएं लेने के लिए, चिकित्सा सुविधा लेने के लिए निजी अस्पतालों की तरफ जाना पड़ता है। यानी उनको चिकित्सा सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं प्रत्येक व्यक्ति तक आसानी से नहीं मिल पाती और उनको समस्याएं होती हैं। नगरीय कच्ची बस्तियों की समस्या एवं समाधान। नगरों में जो कच्ची बस्तियां होती हैं, झुग्गी झोपड़ियां होती हैं, उनकी क्या समस्या है? जो रेल मार्गों, सड़कों, नालों आदि के सहारे विकसित अभाव को स्थायी तथा अस्थायी छत से बनी झोपड़पट्टी होती है। इनमें सड़कों के नाम पर 2 या 4 फुट चौड़ी घुमावदार उबड़ खाबड़ गलियाँ होती है। ये बस्तियाँ अवांछित क्षेत्रों में भी कही जाती हैं। छोटी जो कच्ची जो बस्तियाँ होती हैं, झोपड़पट्टी वाली जो बस्तियाँ होती हैं, उनमें न रास्ते होते हैं, न पानी होती है, न चिकित्सा सुविधा होती है। वहाँ बहुत सारी सुविधाओं का अभाव होता है और उन लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कच्ची बस्तियों की समस्याओं में है अस्वास्थ्यपूर्ण वातावरण में, पर्यावरण में आवासों का निर्माण किया हुआ होता है, सड़कों का अभाव होता है, पेयजल, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है। इन क्षेत्रों में बहुत सारी समस्याएं होती हैं और समाज के लोग वो रोगों का खतरा होता है, असुरक्षित होते हैं। इन कच्ची बस्तियों की समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न रास्ते निकाले जाते हैं। जैसे कच्ची बस्ती के स्थान पर बहु आवास बनाकर ऐसे लोगों को बसाने के लिए वायु प्रकाश शौचालय की सुविधा स्वतः ही पूरी हो जाएगी यदि वायु शौचालय वगैरह बना दिए जाएँ। नगरों, नालियों, टैंकरों द्वारा स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति निःशुल्क हो जानी चाहिए। भैया नाली बिछा करके पाइपलाइन के माध्यम से हम वहाँ अच्छा पानी पहुँचा सकते हैं। कच्ची विद्यालय खोलकर शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं, स्वास्थ्य केंद्र खोले जा सकते हैं और प्रशासन द्वारा और भी सुविधाएँ की जा सकती है। एक बड़ा चित्र है मुंबई की धारावी कच्ची बस्ती। मुंबई की धारावी कच्ची बस्ती जो है वो एक एशिया की सबसे बड़ी बस्तियों में आती है। कच्ची बस्तियों में उसकी स्थापना 18वीं शताब्दी में यहाँ एक द्वीप था जो कि 70 वर्ष पूर्व गुजरात के कुम्हारों ने इसे बसाया था। उसकी संख्या उस समय लगभग 10,000 थी। यह कच्ची बस्ती मुंबई शहर में जुहू से 12 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में उपनगरीय रेल मार्ग के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 557 एकड़ है जो 12 बस्तियों से मिलकर बना है। जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार यहाँ की जनसंख्या लगभग 6 लाख, 6 लाख, जो कि 10,000 घरों में निवास करती है। एक घर में लगभग 50 से 15 व्यक्ति 10 से 15 व्यक्ति निवास करते हैं। एक घर में 10 से 15 व्यक्ति निवास करते हैं। ये गलत हो गया शायद, 1 लाख। इस बस्ती से केवल एक मुख्य सड़क गुजरती है जो 90 फुट रोड के नाम जानी जाती है। कुछ गलियां इतनी सकड़ी है कि वहां से एक साइकिल भी निकलना संभव नहीं। जैसा कि अभी अपन बात कर रहे थे कि कच्ची बस्तियों में रास्तों का अभाव होता है।
ये मुंबई की धारावी बस्ती का एक चित्र है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस बस्ती में 2 से 3 मंजिल मकान होते हैं। कच्ची बस्तियों के बारे में लिखा है कि वहाँ किस तरह का अभाव होता है लोगों के पास रहने का, और उनके पास क्या रोजगार के साधन होते हैं। वो चमड़े का काम करते हैं, काश्तकारी का करते हैं, आभूषणों का, फर्नीचर का, इस तरह का काम लोग करते हैं। विश्व के अनेक देशों में, जैसे अरब देश, संयुक्त अमेरिका, यूरोप देशों में भी ये सामान इनके द्वारा जो निर्मित होता है वो निर्यात किया जाता है। विभिन्न सामुदायिक सुविधाओं का अभाव होने के कारण यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त होता है। इस बस्ती की आधारभूत सुविधाएं लगभग शून्य है। यहाँ जगह जगह काले कौवे और लंबे बुरे चूहों की बहुतायत होती है। धारावी बस्ती के लिए भविष्य में इस बस्ती में सुधार के लिए क्या योजना है? प्रसिद्ध व्यवसायी श्री मुकेश मेहता $2 बिलियन की लागत से धारावी के पुनर्निर्माण की योजना बनाकर बहुमंजिले भवन बनाकर नए सिरे से वहाँ के निवासियों को बचाना चाहते हैं। महाराष्ट्र सरकार भी इस बस्ती को पुनः स्थापित करने की योजना बना रही है। किस तरह इनको बहुमंजिला इमारतों में इन लोगों को बसा दिया जाए जिनसे इनका जीवन अच्छा हो सके।